रजिस्टर प्लीज मुझे बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, किसका माइक ऑन है यहाँ पे? कोई स्टूडेंट का माइक ऑन है शायद से। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको मोबाइल से भी ज्वाइन कर लेती ताकि आपका पता चले कि, एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कि सबको याद है ना? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। एंड जो टॉपिक हम कर रहे थे स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स कर रहे थे। आज उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो NC0 NC1, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करी थी, अभी करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में चैप्टर का नाम है। टॉपिक की बात की जाए तो हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे, पहले तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब मिलते हैं? जब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, जब एन आपका नेचुरल नंबर था। इंडेक्स जो बात कर रहे थे वहां पे, वो वाले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए स्टूडेंट आपके लिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते, लास्ट टाइम भी किए थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसा है, आपको दिया है 1 प्लस, फिर दिया है 1/5, ये सेकंड टर्म दिया है, फिर दिया है थर्ड टर्म दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों 1.3 है कि क्या। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डॉट यूज हुआ है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि मैम ये 1.3 है कि 1 × 3 है। अच्छा, ये अगर आपने लगा कि ये मतलब डेसिमल में दिया है, तो नेक्स्ट वाला टर्म देखिए स्टूडेंट, 1, ऐसा देखिए, ऐसा कोई नंबर आपने ऐसा कुछ पढ़ा था 1.3.5? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में, डॉट उन्होंने मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया है स्टूडेंट, ये एक एक्सपांशन दिया है जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म, कुछ बताया नहीं लास्ट टर्म कौन सी है, तो इनफाइनाइट एक्सपांशन दिया है, मतलब इनफाइनाइट टर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है कि ये किसके इक्वल है। समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि ये किसका एक्सपांशन है। ये बेसिकली आप बोल सकते हो ये एडिशन है ना, ये टर्म का एडिशन है। ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, वैसे भी आपको पता है इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही है, और ये मतलब ये सम किसके इक्वल है, ये चीज उन्होंने पूछा है। तो एक आइडिया तो आपको आ गया होगा स्टूडेंट क्या, क्योंकि हमने अभी बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ा था, जब बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ रहे हैं, वहां पे उसी के एक्सपांशन है, जहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म 1 होता है, दूसरा टर्म की न्यूमेरिकली वैल्यू लेस देन 1 होती है स्टूडेंट, उसके एक्सपांशन में आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो मतलब हम एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सम किसके इक्वल है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाली लिख लेते हैं, 1 + x होल रेज टू पावर, यहाँ पे n ले लेते हैं। ठीक है, और n यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। एंड जो सेकंड टर्म है आपका x ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट, वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, तभी इसके एक्सपांशन में आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिलेगी। अच्छा, किसी का माइक ऑन है मेरे हिसाब से, कोई स्टूडेंट का? रुचि, आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, अच्छा स्टूडेंट ये वाला, अभी भी एक मिनट, नहीं अभी भी आपका ऑन है। रुचि, रुचि आपका माइक ऑन है, प्लीज अगर आप है यहाँ पे तो बंद कर दीजिए, नहीं तो बाकी स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस होगा। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट मैं ये कर देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। एक सेकेंड स्टूडेंट, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, एक मिनट। रुचि आप प्लीज यहाँ पे म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है आपकी। एक सेकेंड, अभी भी आवाज आ रही है ना मेरे हिसाब से? मैम हो गया ऑफ। हो गया, ओके ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग वापस से स्टार्ट कर देती हूँ स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें पता है ये आपको
क्या दिया है 1 + 1/5 + 1 × 3/5 × 10 प्लस ऐसा डॉट डॉट दिया है, और आपको बेसिकली इसका एडिशन फाइंड करना है। तो आपको ये चीज पता है कि जब हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां पे आपको इनफाइनाइट टर्म्स कब दिखती है, जब आपका पहला टर्म 1 हो, दूसरा टर्म आपका मैग्नीट्यूड वाइज उसका लेस देन 1 होना चाहिए, एंड यहाँ पे एन आपका कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो आपको पता है इसके एक्सपांशन में आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिलती है, तो स्टूडेंट पहले हम वही चीज लिखते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो वही चीज हमें लिखनी है। तो हम क्या करते हैं 1 + x⁴n, ये आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, याद है किसी को, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म nx, फिर आपको लिखते हैं n × n - 1 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे इंटू x² था, ठीक है। कितने टर्म दिए, 4 टर्म दिए, तो हम भी 4 टर्म लिख लेते हैं, n × n - 1 × n - 2 यहाँ पे इंटू x³, 3 factorial वेरी x गुड, एंड यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने लिख लिया है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का। अभी हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म है 1, एक्सपांशन में यहाँ पे भी 1 1 = 1 होता है, सबको पता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सेकेंड टर्म इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा एक्सपांशन में nx होता था, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 1/5, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। तो हम आप क्या करेंगे, जो एक्सपांशन हमने लिखा है, क्योंकि आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे इनफाइनाइट टर्म्स मिलता है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा nx है, यहाँ पे एक्सपांशन में यहाँ पे 1/5 वो लिखा। अभी यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे n × n - 1/2 फैक्टोरियल होल मल्टीप्लाइड विद x², ये हमारा थर्ड टर्म होना चाहिए था बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जब अप्लाई करते हैं ये वाले एक्सपांशन में 1 + x⁴n, लेकिन यहाँ पे दिया है ऐसा 1 × 3/5 × 10, ठीक है स्टूडेंट। मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे nx = 1/5 लिख दिया, फिर जो नेक्स्ट टर्म है थर्ड टर्म इक्वल टू ये हो जाएगा 1 × 3/5 × 10। आप चाहे तो फोर्थ टर्म भी लिख सकते हो, नहीं तो हम दोनों टर्म ये यहाँ पे जो है इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो बेसिकली हमें n और x की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, आप चाहे तो फोर्थ वाली टर्म भी कंपेयर करके लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ से भी हमें आंसर मिल जाएगा। अभी स्टूडेंट क्या करना है, हमें x और n की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके, या तो आप जो ऊपर लिखे हैं nx = 1/5 उसको एक काम कर सकते हैं वहां से, या तो x को n के टर्म में लिख लीजिए या n को x के टर्म में, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ से आप चाहे तो x = 1/5 n लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट ये वाली चीज। या तो x को n के टर्म में लिखिए या n को x के टर्म में लिखिए, फिर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें बेसिकली n और x की वैल्यू निकालनी है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए, सबको समझ में आया इतना चीज? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, तो जो ये लिखा है ना मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया n × n - 1, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। अच्छा x², क्योंकि मैंने x लिखा है 1/5 n, तो x² क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/25 × n² हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ की बात की जाए आपको 1 × 3 मतलब 3 अपॉन यहाँ पे आपको 50 मिल रहा है, 5 × 10 50, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ से हमारा काम क्या है स्टूडेंट, हमें इसको सोल्व करके बेसिकली अभी n की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पे ये आप तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम n और n कैंसिल कर दीजिए, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज कुछ स्टूडेंट कैंसिल नहीं करेंगे ना, तो लेकिन हाँ उसके लिए श्योर होना पड़ेगा कि आपको स्टूडेंट जब आप कैंसिल करते हो ना, जो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आपको पता है नॉन जीरो टर्म को ही हम कैंसिल करते हैं। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, प्लीज बताइए। जो नॉन जीरो टर्म रहते हैं उन्हीं को हम कैंसिल करते हैं। कुछ लोग कैंसिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं कैंसिल करेंगे तो आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी n के टर्म में, ठीक है। तो 2 वैल्यू मिल जाएगी, वहां से हम देखेंगे, देख लेट अस सी, अभी चेक करते हैं। तो यहाँ से एक चीज में देखी, ये लिख सकते हैं कि नहीं, n × n - 1 अपॉन n² लिख सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 3 और 25 था स्टूडेंट, इसको मैंने इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप बोल सकते हो। सारी टर्म को लिखना है तो सारी टर्म को लिख दीजिए, सिर्फ मैंने क्या है जो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट दिख रहे थे 2 and 25 उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो n² को भी साथ में भेज सकते थे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई सबको? यस मैम। तो सर कुछ कैंसिल हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 1 ज़, यहाँ पे नीचे 25 को 25 से कैंसिल कर दूं मैं यहाँ पे, समझ में आया कि मतलब क्या बच रहा है, अभी हमारे पास वहाँ पे 3 बच रहा है ना,
हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, हमें मिल रहा है n इंटू एन माइनस वन, और ये जो नीचे जो भी n स्क्वायर दिखा था डिनोमिनेटर में, उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई पहले वाले स्टेप में भी कर सकते थे, या अभी कर दीजिए तो ये चीज मिला। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. अभी Yes, थोड़ा ma'am. सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 3 टाइम्स n स्क्वायर। एंड स्टूडेंट बताइए, यहाँ से आप बोलेंगे कि मैम आप इधर 0 रख लीजिए, बाकी टर्म को राइट साइड में भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, ये प्लस n। ठीक है, तो बेसिकली मिल क्या रहा है आपको, 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, 0 ये मिला, 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n, या ऐसा बोल सकते हैं 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, जिसका मतलब हो गया n कॉमन ले लीजिए, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप बोलेंगे मैम दो वैल्यू मिल रही है, एक तो n की वैल्यू 0 मिली, दूसरी आप बोल रहे हैं 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब आप बोल रहे हैं n की वैल्यू 0 है, या n की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस हाफ। अभी स्टूडेंट बताइए, अगर n की वैल्यू 0 हो गई, अभी तक आपने पढ़ा है, अगर आपके पास दो टर्म है उसका पावर 0 करते तो आंसर जो आता है वो 1 आता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जैसे a प्लस बी होल रेस्ट टू पावर 0 करते तो आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना यहाँ पे, लेकिन वो कंडीशन के नीचे जो लिखा है ये आपको नॉन जीरो होना चाहिए, तो हमने लिखा है 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू पावर n। तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 पॉसिबल है कि नहीं, प्लीज बताइए। अगर आपने n की वैल्यू 0 ले ली तो एक्सपांशन में सिर्फ सिंगल टर्म आती है 1। समझ में आया? लेकिन अभी जो हमें एक्सपांशन दिया था, बेसिकली जो टर्म दिख रहा था वो इनफाइनाइट टर्म है, तो डेफिनेटली n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं हियर n इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि हमने लिखा है 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू पावर n। n अगर 0 होगी तो राइट साइड में सिर्फ 1 दिखता आपको। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. तो यहाँ से मतलब आप बोलेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमें मिला था 1/5, x इज इक्वल टू 1/5n था, मतलब यहाँ से आप बात करेंगे 1/5 इंटू ऐसा। तो यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट क्या मिल रहा है, x की वैल्यू आपको मिल रही है, आप बोल सकते हैं -1/5/2। बेसिकली ये क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू -2/5। ठीक है, प्लीज देख लीजिए सबको समझ में आया कि नहीं। रेसिप्रोकल ऑफ 5/2 या -5/2 का रेसिप्रोकल आपको मिलता है -2/5। ये वाली बात समझ में आई? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. स्टूडेंट, अभी जो चीज दिया था ना उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो गिवन था हमें क्या दिया था, देयरफॉर 1 प्लस 3 क्या था, 1 इंटू 3 था शायद से, 1 इंटू 3, यहाँ पे 1 इंटू 3, एंड नीचे शायद से आपके पास क्या था क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं 1 प्लस 1/5, एक टर्म मिस कर दी हमने, 1 प्लस 1/5 प्लस 1 इंटू 3। ओके, लिख देते हैं जो चीज हमें, बेसिकली इसके एडिशन फाइंड करना है हमें। सो 1 इंटू 3 एंड यहाँ पे 5 इंटू 10 प्लस, 10. एंड यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, किसी ने नोटिस किया था क्या? 1 into 3 into 5 divided by 5 into 10 into 15. ओके, 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 10 इंटू 15 प्लस डॉट डॉट 15. डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब ये एडिशन हो गया इसका इसका इसका। ठीक है, अभी हमने बात करी है, हमें जस्ट कंपेयर किया, तो यहाँ से हमें क्या मिला स्टूडेंट, ये क्या है बेसिकली 1 प्लस एक्स ना, एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमें स्टूडेंट यहाँ पे -2/5। ठीक है, -1 -2/5, और एन की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट आई थिंक -1/2 मिला है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा बेसिकली किसके इक्वल है, ये पूछा है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया जो गिवन था, और ये हमने अभी फाइंड किया, ये हो गया स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे ब्रैकेट के अंदर, आपको मिलेगा 3/5। एवरीवन देख लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आई ये वाली चीज? Yes, Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये 3/5 का पावर -1/2, मतलब अगर लिखना चाहेंगे तो ये ऐसा लिखेंगे 1/3। ओके, इसका पावर हाफ। ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी यहाँ से, लेकिन बाकी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए मैं लिख रही हूँ। बेसिकली हो क्या गया स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे इसका मतलब है ये 1/3/5, इसका होल रेस्ट टू पावर हाफ है, और ये बेसिकली है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, मतलब आपका हो गया 5/3 होल रेस्ट टू पावर 1/2, मतलब ये आपका ये हो गया। किसी को डाउट है इसमें, रूट ऑफ 5/3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन दिया था क्वेश्चन में
किसी को डाउट है ये कैसे लिखा, ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताया। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा हो गया ऑप्शन यहाँ पे सही। स्टूडेंट समझ में आए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, ठीक है एवरीवन, समझ में आया कि नहीं? ओके स्टूडेंट, तो हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। एक सेकेंड, कहाँ क्या है ये वाला। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन द दिस एक्सपांशन। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है। जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, 1 + 2x + 3 टाइम्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दिया है 1 - x द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी स्टूडेंट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे ये वाले देखो, इसके एक्सपांशन में आपको x का पावर 4 का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे कि जो नीचे दिया है ना उसको क्या रहता है, उसको आप डायरेक्टली क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे मैम वो कुछ a - b द होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट वैसा मत कीजिए, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे बताइए, उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में आपने ऐसा लिख दिया, डिनोमिनेटर में ऐसा। वो पूछ क्या रहे, x का पावर 4 का कोएफिशिएंट। आपको x का पावर 4 मिलेगा तभी अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो। बताइए स्टूडेंट, मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा ना? समझ में आ रहा है? कुछ स्टूडेंट इसको देखो मैं क्या बता रही हूँ, डिनोमिनेटर पर ये है ना, इसको ऐसा लिख देते हैं 1 - 2x + x²। समझ में आया स्टूडेंट? आप बोलेंगे मैम न्यूमरेटर में भी कुछ आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में भी कुछ दिख रहा है, लेकिन पूछ क्या रहे स्टूडेंट, ये x का पावर 4 का कोएफिशिएंट। तो क्या करना है यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे, ये स्टूडेंट देख लीजिए, ये सेम एज 1 + 2x + 3 टाइम्स x² हो गया। जो नीचे आपको दिख रहा है स्टूडेंट डिनोमिनेटर में, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं देखिए, तो किसी को कुछ डाउट रहेगा यहाँ पे? लिख सकती हूँ मैं ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, अभी आपको पर ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसका आप एक्सपांशन करोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं जो ये सेकंड टर्म है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर मैं एनी इंडेक्स लगाऊंगी, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये वाली जो है सेकंड टर्म आपका न्यूमेरिकली लेस देन 1 है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखा देती हूँ क्या मिला हमें। दिस इज इक्वल टू 1 + 2x + 3x² एंड यहाँ पे था हमें 1 - x होल रेज़ टू पावर -2। ठीक है स्टूडेंट, पहले ब्रैकेट को एज इट इज, दूसरे ब्रैकेट में हम मैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई करूंगी। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कैसा होता है, कुछ ऐसा 1 + x होल रेज़ टू पावर -n होता है 1 + nx + n × n - 1 × x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n × n - 1 × n - 2। ओके यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाता है हमारे पास x³ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसा डॉट डॉट करके आपको मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज, ये हमें क्या है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जो बताते हैं वो चीज यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, n की वैल्यू कितनी है -2 और x की जगह -x है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये वाला एक्सपांशन मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था, लेकिन हो सकता है किसी को याद नहीं हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहला टर्म क्या होगा, 1 होगा ब्रैकेट में, देख लीजिए फर्स्ट टर्म इज 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास, एक सेकेंड, ये हो गया 1। स्टूडेंट सेकेंड टर्म की बात कीजिए, ये देखिए x की जगह आप -x ले रहे हो और n की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कितना मिलेगा +2x हो गया। थर्ड टर्म की बात कीजिए स्टूडेंट, अगर आपने n को रख लिया -2, सो -2 × -3, ठीक है, इनटू आपका के पास हो गया x² हो गया, कि -x का भी स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या यहाँ पे +3 टाइम्स x²। अब चेक कर लीजिए नेक्स्ट टर्म, तो एक पैटर्न सा बन रहा है यहाँ पे फिर हो जाएगा 4 टाइम्स x³, फिर आपको मिलेगा 5 टाइम्स x का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स आपको मिलने वाला है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ लीजिए। no, ma'am. पक्का ना? तो मैंने यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करी है और x को रिप्लेस करना है -x से, ये वाले फॉर्मूले में या एक्सपांशन में। ठीक है, एंड स्टूडेंट अभी तो हमें याद है, हमने दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई मैं बोलूँ x का पावर 5 का कोएफिशिएंट बताइए, x का पावर 4 का कोएफिशिएंट बताइए, ऐसा क्वेश्चन किया है, डिस्कस किया है ना स्टूडेंट?
लास्ट टाइम भी किया था, लास्ट टाइम मतलब जब भी हमने जो कोएफिशिएंट की बात करी थी तो हमने किया था ऐसा डिस्कस। तो आप प्लीज मुझे बताइए, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं बात करूँ किसके कोएफिशिएंट की पूछ रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, और ये है क्या वो भी लिख देते हैं, 1 + 2x + 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास था 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4। एवरीवन स्टूडेंट प्लीज मुझे बताइए, अगर मैंने पहले ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म मतलब 1 ले लिया, ये वाली पहली टर्म 1 लिया पहले ब्रैकेट से, तो दूसरे वाले ब्रैकेट से मैं क्या लूं ताकि मुझे x का पावर 4 मिले। स्टूडेंट मुझे बताइए कौन सी टर्म लेंगे, ये वाली 5 × x का पावर 4। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखना है स्टूडेंट, तो यहाँ से 1 तो वहां से 5 कोएफिशिएंट मिलेगा क्योंकि x का पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं। किसी को डाउट है ये वाली चीज में? नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद क्या हो सकता है कि आपने यहाँ से ये वाली x वाली टर्म ली हो, 2x जो दिख रहा है ना ये वाली ली हो, तो वहां से आपको x³ जहाँ पे दिखे वो वाली टर्म लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 2x ले रहे हो तो यहाँ पे कोएफिशिएंट x का 2, यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी 4 × x³, ये वाली टर्म लेनी पड़ेगी। यहाँ पे कोएफिशिएंट है x³ का 4। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, तो हम क्या दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में x का अच्छा किसी को डाउट है शायद से, क्या नाम है, भावना, कुछ डाउट है आपको? प्लीज बोलिए, टेंशन मत लीजिए, मैं वापस से रिपीट करूंगी अगर आपको समझ में नहीं आया तो। समझ में आया कि नहीं? क्या कर रहे स्टूडेंट, यहाँ पे दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में पूछ रहे हैं वो, बेसिकली यहाँ पे राइट साइड की बात कीजिए तो यहाँ पे x का पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आएगा। तो मैं बता रही हूँ अगर पहले ब्रैकेट से 1 लिया है तो दूसरे ब्रैकेट से आपको यहाँ पे 5 × x का पावर 4 वाली टर्म लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देख रहे हैं हम, सो 1 × 5 लिखा, फिर प्लस साइन आया, फिर अगर आपने पहले ब्रैकेट से x वाली टर्म लिया मतलब ये 2x लिया है तो दूसरे ब्रैकेट से ये आपको 4 टाइम्स x³ वाली लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट, पहले ब्रैकेट हाँ, सो 3 × ये देखो 3 × x² ये वाली टर्म ली होगी, तो दूसरे ब्रैकेट से आपने ली होगी 3 × x², तभी आपको x का पावर 4 वाला टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे 3 × 3। ठीक है, ऐड करके बता दीजिए और कोई पॉसिबल नहीं है तो इन्हीं टर्म का मल्टीप्लीकेशन पे आपको x का पावर 4 वाली टर्म मिलेगी। तो कोएफिशिएंट की बात कर रही है इसके एक्सपांशन में, सो द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इज, ये हो गया 5 + 8 + 9। स्टूडेंट बताइए कितना आ रहा है, 13 + 9 22। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये इसका ऑप्शन भी दिया था शायद से, हाँ ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आए स्टूडेंट? यस मैम। ओके स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको स्क्वायर रूट ऑफ 30 का वैल्यू निकालना बताया था, तो आपके लिए एक मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है ये, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 99 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अच्छा इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि हिंट में आपको बता देती हूँ, फिर आप आगे इसको करेंगे होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे स्टूडेंट, √99 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप देख लीजिए, √100। ओके, ये स्क्वायर रूट के अंदर में 100 - 1 लिख सकती हूँ कि नहीं? ठीक है, यस मैम। ट्रिक आप। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 100 - 1 होल रेज़ टू पावर हाफ। ठीक है, अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट में लीजिए, यहाँ से आप बोलेंगे 100 ले लिया कॉमन, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा -1/100। ठीक है, देख लीजिए क्योंकि इनको ओपन करेंगे तो बेसिकली जो ब्रैकेट में दिया है 100 - 1 वही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया, और इसका होल रेज़ टू पावर हाफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास मिला क्या, 100 का पावर हाफ, एंड यहाँ पे 1 - 1/100 उसका होल रेज़ टू पावर हाफ। स्टूडेंट आपको पता है 100 का पावर हाफ कितना होता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 110 होता है, और यहाँ पे हो गया ये। ठीक है स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट आप मुझे बताइए, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये ब्रैकेट में कर सकते हैं। पहला टर्म 1 है, दूसरा वाला जो टर्म है उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे वो 1 से छोटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यस स्टूडेंट ये मैम। वाला चीज आप ट्राई करना, ये वाला मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे। आंसर चाहिए तो मैं आंसर भी आपको बता देती हूँ कि क्या आंसर आना चाहिए, बट ये वाला क्वेश्चन मैं करा नहीं रही क्योंकि इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया था लास्ट टाइम,
ठीक है, आपको चाहिए तो मैं इसका आंसर, एक सेकंड में आपको आंसर भी बता देती हूँ, मेरे पास है बुक में लिखा हुआ। एक सेकंड, क्या आंसर है पे। ओके स्टूडेंट, इसका आंसर आपको पता डेफिनेटली 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 10 से थोड़ा सा छोटा है इसका वैल्यू, तो यहाँ पे आप आंसर आपको चाहिए तो यहाँ पे प्लीज वेरीफाई कर लेना 9.949, ये इसका आंसर है। प्लीज वेरीफाई कीजिए, नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये होमवर्क में क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी स्टूडेंट थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, हम यहाँ पे क्या है बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो NC0 NC1 अप टू NCN, उनके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी और कुछ जो बाकी रह गई थी वो एज ए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैं एज ए प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लेकिन याद रखें, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब मिलते हैं, जब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, जब बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ा था, जब आपका जैसे a प्लस बी होल रेज टू पावर n लिखते तो उसके एक्सपांशन में n+1 टर्म कब आते थे, जब n आपका नेचुरल नंबर होता था, या बोल सकते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर होता था तब, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, जब पॉजिटिव इंटीजर होता है वहां पे n, तो उसके एक्सपांशन में देखो ऐसा लिखते हैं आप a प्लस बी होल रेज टू पावर n। अगर आप बोल रहे कि n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है, वो वाले केस में आपको पता है इसके एक्सपांशन में आपको कितने टर्म मिलेंगे स्टूडेंट, इसके एक्सपांशन में n+1 टर्म मिलेगी, ठीक है। और आप यहाँ पे उस टाइम NC0 ये यूज कर रहे थे, ये NC0 NC1 अप टू NCN, ये आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट। अभी उन्होंने क्या किया है, a प्लस बी होल रेज टू पावर n लिखने की बजाय उन्होंने क्या किया है, a की वैल्यू पर्टिकुलरली 1 ले ली है और b की वैल्यू ले ली है x, तो ये चीज भी हमने बार बार यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, यहाँ पे एक्सपांशन आपको ऐसा मिलता है, सबको याद है स्टूडेंट, NC0 प्लस NC1x प्लस अप टू NCN x टू द पावर n, ये वाला एक्सपांशन हमने बहुत बार पढ़ा था, ये यहाँ पे इन्होंने यही यूज किया है। नहीं तो आप ओरिजिनल a प्लस बी होल रेज टू पावर n वाला एक्सपांशन भी यूज कर सकते थे, लेकिन वहां पे n मैंने नेचुरल नंबर लिया तभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको मिलेगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n सिग्मा के फॉर्म में आप ऐसा लिख रहे थे सिग्मा, और यहाँ पे लिख रहे थे NCR x का पावर r, ठीक है। ओके स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, ये चीज पढ़ क्यों रही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट इसके ऊपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी क्या करने वाले, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करने की जरूरत है, जो कोएफिशिएंट है NC0 NC1 NCN, ये आपको पता है x के वेरियस पावर के कोएफिशिएंट है और हम इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। अभी स्टूडेंट हम NC0 NC1 ऐसा पूरा लिखने की बजाय ये वाला यूज करेंगे, NC0 को लिखेंगे C0 से, NC1 को यूज करेंगे C1 से, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा वाला नोटेशन यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, C0 मतलब NC0, C1 मतलब NC1, C2 मतलब NC2, ठीक है। तो C0 C1 C2 अप टू CN हम ये नोटेशन यूज करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट वहाँ पे पूरा नहीं लिखते, ऐसा NC1 नहीं लिखते पूरा, वो ऐसा ही लिखेंगे C1 प्लस C2, तो इसके लिए आपको याद रखना ये नोटेशन NC1 का, ये NC2 का है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट इसके जो प्रॉपर्टीज है मैं आपके एज ए प्रॉपर्टीज दिखा रही हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे जो मैंने नंबर 1 लिखा है इक्वेशन, यही चीज है, इसको आप ओपन करें क्योंकि मैंने सिग्मा के फॉर्म में दिखाया आपको। तो ये चीज जो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, सबको प्लीज ये एक बार समझ लीजिए कैसे आया, ये बार बार यूज होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से आ रहे हैं। तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन में आपको n+1 टर्म मिलेंगी और टर्म कुछ ऐसी रहेंगी, C0 प्लस C1 x प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू CN इंटू एक्स का पावर n, ये इक्वेशन नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी क्या कर रहे स्टूडेंट, इसके अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ रहे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे टाइप के बन सकते हैं वो हम सब टाइप के डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे सबको पता है C0 की वैल्यू 1 होती है, C1 n कैसे आएगी, C1 मतलब NC1, ठीक है, वो n आएगा, आप सोल्व कर सकते हैं। वैसे C2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, बेसिकली उनको NCR वाला फॉर्मूले से आपने उसको वैल्यूज लिख दिए, ऐसा आप, ये आपका CR मतलब NCR, ये हो गया n इंटू n-1 इंटू एंड अप टू n-r+1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। लास्ट जो होता है NCN या CN यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका वैल्यू होता है 1,
ये वाली चीज स्टूडेंट आपको भी आइडिया आ गया होगा कि ये कहाँ से आई है, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये जो चीज यहाँ पे लिखी है। अभी क्या है, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे इस टाइप के क्वेश्चन जेई अच्छा मेंस में भी आ सकते हैं और एडवांस जो रहते हैं स्टूडेंट, आपको पता है अगर आपको आईआईटी वगैरह में एडमिशन का देख रहे हो तो पहले आपको पता मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद एडवांस का होता है। जो स्टूडेंट मेंस का क्लियर कर पाएंगे उसके बाद एडवांस का एग्जाम रहता है, तो ये वाले क्वेश्चन एडवांस में भी पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे पहले हम सीखेंगे, फिर क्वेश्चन की भी बात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे बताइए, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या होगा स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में मिलेगा 1 + 1 होल रेज टू पावर n, और राइट साइड में क्या मिलेगा, c0 + c1 + c2 अप टू cn, ये चीज मिलेगा। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था स्टूडेंट हमने ये वाला, सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है 2 का पावर n। किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए। आप चाहे तो इसको a + b होल रेज टू पावर n वाले एक्सपांशन से भी आपको पता चलता है कि c0 + c1 + c2 अप टू cn आपको 2 का पावर n ही मिलेगा। a और b दोनों की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ये इक्वेशन नंबर 2 आई से, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अच्छा अभी स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पे मैंने टिक भी किया हुआ है, अगर आपने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी -1, तो क्या फर्क पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 - 1 होल रेज टू पावर n, मतलब 0 का पावर n, ये हो गया 0, और बीच में क्या होगा, ऑल्टरनेटली आपको प्लस और माइनस साइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए c0 - c1 + c2 - c3 अप टू लास्ट में आप लिख रहे हैं cn, ये आपका 0 मिल रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद ऑल्टरनेट साइन, आंसर कितना आता है 0, ठीक है, समझ में आया। नहीं आया तो आप एक काम कीजिए, एग्जाम में हमेशा ये चीज लिख के देख लीजिए, ये वाले से ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, ये चीज लिखिए, फिर आप चेक कर लीजिए मैं x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये चीज मिले, ठीक है। ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो आप इंस्टेंटली आपको कोई भी रिजल्ट मतलब यहाँ पे आप डिराइव कर सकते हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, 0 लेके कि क्या, यहाँ पे -1 लिए, x की वैल्यू -1 ली है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली आपको यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दिख रही है, तो सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद ऑल्टरनेट साइन इज 0। ये इक्वेशन नंबर 3 भी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन 2 भी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इक्वेशन 1 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अभी ये चीज हमने पढ़ी थी, सी वाला पार्ट कैसे, लास्ट टाइम भी जब हमने डिस्कशन किया था, ये जो थर्ड वाले हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम जो माइनस साइन जो दिख रहे हैं वो वाले टर्म को एक दूसरी साइड में लेके जाए तो क्या बनेगा, आपको मिलेगा सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू आती है 2 का पावर n-1, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए कैसे आया, क्योंकि ये सम ऑफ यहाँ पे ऐसा लिखा है, सम ऑफ ऐसा लिख सकते हो आप, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में भी दिखाया, ये होता है 2 रेज टू पावर n-1, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, ये चीज हमने डिस्कस की है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे नए प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ी थी अभी तक, तो यहाँ पे मैं वापस से लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बार बार उसी का यूज हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, 1 + x होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू c0 + c1x + c2 × x² प्लस डॉट 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 अप टू यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, प्लस cn × x का पावर n, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख के बताई है, यहाँ पे भी सही लिखा था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अभी क्या हो रही है, इक्वेशन नंबर 1 बोला था, यहाँ पे अगर आप x को रिप्लेस कर दे 1/x से तो क्या चेंज होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 5 लिखी है ये मिलेगा, देख लीजिए। अगर हमने x को रिप्लेस कर दिया 1/x से इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिलेगा 1 + 1/x होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू c0 + c1/x + c2/x² डॉट 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 लास्ट मिलेगा cn/x का पावर n, ठीक है। ये इतना ही आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया, प्लीज बताइए। अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आप बोलेंगे मैम ये क्यों कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन।
अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं आप स्टूडेंट? आप बोलेंगे मैम ये क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि एग्जाम में ना आपको जो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट रहता है ना, तो यहाँ पे देखो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है C0 C1 C2 अप टू Cn, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें हर चीज पता होना चाहिए कि वो चीज मिलेगी कैसे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 5 कैसे मिली हमें? ये इक्वेशन में x को हमने रिप्लेस कर दिया 1/x, तो ये मिली हमें इक्वेशन 5। अभी क्या करना है स्टूडेंट? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या मिलेगा, ये वाली चीज। स्टूडेंट ये जो है यहाँ पे, ये जो मैं एरो से दिखा रही हूँ, ये बेसिकली है क्या, ये आपके पास है 1 प्लस एक्स, ये है आपको सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये मिलेगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n। किसी को डाउट है? आप ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो बेसिकली आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होल रेज टू पावर n, तो बेसिकली ये चीज मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली ये हो गया। अभी इक्वेशन 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये मिलेगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n कैसे मिला स्टूडेंट? समझ में आए? क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n था, मल्टीप्लाई किससे किया है आपने? 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n, तो आपको ये चीज मिलेगा जो मैं अभी टिक कर रही हूँ। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वेशन 1 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद, और राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखा ही है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा Cn अपॉन एक्स टू द पावर n, एक सेकेंड, Cn अपॉन एक्स टू द पावर n, ठीक है। समझ में आया ये वाली चीज एवरीवन? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट अभी क्या, अभी जो बात भी कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप बोल सकते हैं जो मैंने प्रॉपर्टी 5 लिखा है 6 लिखा है इक्वेशन, ये स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं या डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में। बात की जाए तो शो दैट, या ऐसा पूछ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होल रेज टू पावर एन का वैल्यू होता है ये। तो ये जो चीज आपने लिखी है ये मैंने प्रॉपर्टी की तरह दिखाया, लेकिन ये सेपरेट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीज होगी। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। कोएफिशिएंट को कैसे कंपेयर करेंगे? अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम x का पावर r के कोएफिशिएंट का कंपेयर करें अभी, लेकिन ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, x का पावर r का कोएफिशिएंट मिलेगा कैसे, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड की बात कीजिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है, एक सेकेंड, पेन कहा गया, ओके रेड, ओके स्टूडेंट ये चीज देखिए, ये लिखा है, मैं यहाँ पे Yes, लिखा देती हूँ, right. 1 प्लस होल रेज टू पावर 2n अपॉन एक्स टू द पावर n। स्टूडेंट ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बताइए x का पावर r कब मिलेगा? व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट? अगर मैं x का पावर r का कोएफिशिएंट की बात करूं, तो एक चीज नोटिस कीजिए स्टूडेंट, अगर मुझे x का पावर r का टर्म चाहिए यहाँ पे, ये टोटल में लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेसिकली दिस इज सेम एज यहाँ पे, क्योंकि कोएफिशिएंट की बात कर रही हूँ। न्यूमरेटर में आपको क्या चाहिए? बेसिकली न्यूमरेटर में आपको चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे 2n Cn प्लस r, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में नहीं आई तो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है जब हम लिखते थे x का पावर r, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता था स्टूडेंट? NCr होता था कि नहीं ऐसा? ये वाले एक्सपांशन में अगर हम लिखते थे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n में, तो हम ऐसा कोएफिशिएंट लिखते थे कि नहीं, NCr। लेकिन अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में एक टर्म है, डिनोमिनेटर में एक्स का पावर n है। और अगर मैं टोटल न्यूमरेटर की बात करूं कि एक्स का पावर वाले r का Yes, ma'am. कोएफिशिएंट क्या होगा, तो बेसिकली न्यूमरेटर में आप क्या ले रहे हो? न्यूमरेटर में ले रहे हो आप ऐसा, मतलब एक्स का पावर Yes, n प्लस ma'am. r, एंड डिनोमिनेटर में एक्स का पावर n, तभी आप उसको सिंप्लीफाई करके एक्स का पावर r मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट Yes. बेसिकली आपको क्या, इशिता आपका आवाज आ रहा था, ओके बंद कर दिया आपने, म्यूट कर दिया, ठीक है। ये वाली स्टूडेंट वापस से समझा रही हूँ, यहाँ पे हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट को कर रहे हैं यहाँ पे एक्स का पावर r का दोनों साइड में। तो लेफ्ट साइड की बात की जाए तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ एक्स का पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो वो कोएफिशिएंट आपका होगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे 2n Cn प्लस r,
2n cn प्लस आर। और ये स्टूडेंट यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आर आएगा, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करके आपको दिखा भी देती हूँ। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अगर न्यूमरेटर में आपके पास x का पावर n प्लस आर वाला टर्म है, डिनोमिनेटर में x का पावर n है, तभी आपको इंडाइसिस की प्रॉपर्टी से x का पावर r मिलेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लिखा है 2n cn माइनस आर, ये बेसिकली आया कहाँ से? 2n c, यहाँ पे मैं बताई ये चीज, आपने बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़े हैं एनसीआर के, तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो सेम एज 2n c, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2n माइनस n माइनस आर। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ से क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 2n, यहाँ पे c लिखेंगे और यहाँ पे मिला n माइनस आर। ये वाली बात समझ आया कि नहीं स्टूडेंट? बेसिकली यहाँ पे मैं जो बताया आपको, मैंने बताया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x का पावर r का कोएफिशिएंट होगा ये 2n cn प्लस r, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2n cn माइनस r। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया मैंने? एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये वाला रफ वर्क में आपको करके दिखाया है, रफ वर्क। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला चीज क्यों करा रही हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं आपको करा रही हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर x का पावर r के कोएफिशिएंट की बात करूँ तो वो हो जाएगा 2n cn प्लस r, या आप इसको लिख सकते हैं 2n cn माइनस r। ठीक है, और राइट साइड की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैंने पहले सेकंड ब्रैकेट के टर्म लिए, देखो सेकंड ब्रैकेट का पहला टर्म ले लिया c0। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए राइट साइड में? यहाँ पे मुझे x का पावर r चाहिए, तो x का पावर r कब मिलेगा मुझे बताइए स्टूडेंट? यहाँ पे मैं c0 ले रही हूँ, c0 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो यहाँ से मुझे कौन सी वाली टर्म चाहिए स्टूडेंट? x का पावर r वाली, और x का पावर r का कोएफिशिएंट कितना होता है? ncr होता है स्टूडेंट। ncr को हम यहाँ पे कैसे दिखा रहे हैं? cr से। एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, राइट साइड में कैसी x का पावर r को कोएफिशिएंट आपको मिलेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने पहले सपोज ये वाली ले ली है c0 यहाँ से, तो फर्स्ट ब्रैकेट से आपको x का पावर r का कोएफिशिएंट देखना है, वो होगा आपका cr। ठीक है, अगर आपने ये वाली टर्म ली है अभी c1 अपॉन x, तो यहाँ पे आपको कौन सी वाली टर्म चाहिए स्टूडेंट? आपको वो वाली टर्म चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आपको x का पावर r दिखना चाहिए, तो यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी कौन सी वाली स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ से ये देखो यहाँ पे c1 अपॉन x है। ठीक है, और तो ये वाले फर्स्ट ब्रैकेट में आपको डेफिनेटली यहाँ पे चाहिए x का पावर r प्लस 1। ठीक है, तो x का पावर r प्लस 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा आपके पास? cr प्लस 1। तो यही चीज यहाँ पे उन्होंने लिख के दिखाया। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज देखिए, बेसिकली उन्होंने ये चीज लिखी कहाँ से? पहले सेकंड ब्रैकेट का टर्म ले रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ब्रैकेट से, तो आप इसको हम दोनों साइड में x का पावर r का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये मिलेगा c0 इंटू cr प्लस c1 इंटू cr प्लस 1 डॉट 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 अप टू cn माइनस r इंटू cn। कैसे स्टूडेंट? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर लीजिए, अगर आपने ये वाली टर्म ले ली, इधर से देखिए ये वाली टर्म ले ली, तो इधर से कौन से टर्म लेंगे प्लीज बताइए? यहाँ से आप वो वाली टर्म लेंगे जहाँ पे x का पावर क्या होगा स्टूडेंट? आपका x का यहाँ पे बात की जाए, एवरीवन ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हमने बेसिकली क्या चाहिए? आपको चाहिए x का पावर r चाहिए। स्टूडेंट प्लीज बताइए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड इसको इरेज कर देती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो चीज लिखा वो समझाने का मैं ट्राई कर रही हूँ आपको। एक सेकंड, ओके ये वाला हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट जो ये चीज लिखे ना, ये cn माइनस r इंटू cn, ये बेसिकली कहाँ से आ रही है? देखो यहाँ से अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो जैसे ये पहला जो c0 है, ये वाला इन्होंने सेकंड ब्रैकेट से लिया है, और ये जो cr लिख रही है ये आपको पहले ब्रैकेट से ले लेता, उनका मल्टीप्लाई करके आपको x का पावर r मिलेगा, तो ये बेसिकली x का पावर r का कोएफिशिएंट है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये वाली चीज समझ में आ रही होगी आपको। दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में हमने कोएफिशिएंट क्या होता है, x का पावर 5, 6, ये सब हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी वही चीज वो कर रहे हैं। ठीक है, x का पावर r के कोएफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर करते तो हमें ये चीज मिलती है। स्टूडेंट ये वाली ध्यान दीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप प्लीज पूछिए। ठीक है, और हमें यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, c0 इंटू cr प्लस c1 इंटू cr प्लस 1 प्लस डॉट 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 लास्ट है यहाँ पे cn माइनस r इंटू cn। ठीक है, और ये हमारा क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज इक्वल टू
2n/cn प्लस आर, ये यहाँ पे आपने लिखा है 2n/cn माइनस आर, ये आया यहाँ से बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इज, आप इसको ओपन कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये इक्वेशन नंबर 6 जो लिखा है स्टूडेंट, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। समझ में आया? एग्जाम में आज, मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे क्वेश्चन कराना होता तो ऐसा होता, प्रूव दैट C0 इंटू सी आर प्लस C1 इंटू सी आर प्लस 1 अप टू Cn माइनस आर इंटू Cn, ये आपका हो गया ये 2n। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट ये याद रखिए, जो ये है ये 2n टोटल ब्रैकेट का फैक्टोरियल है, ठीक है। इसको गड़बड़ नहीं करने, अगर आपने 2 बाहर लगा दिया मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल कर दिया, दोनों का मीनिंग इज डिफरेंट। समझ में आया? तो 2n ब्रैकेट में है, टोटल का फैक्टोरियल है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी ये क्यों कराया? अभी एग्जाम में ये जो इक्वेशन नंबर 6 है उसके ऊपर अभी अलग अलग, मतलब आर की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपने आर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी या आर की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या होगा? देखिए आर की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रिजल्ट की तरह दिखाया मैंने आपको, एज ए प्रॉपर्टी दिखाया, नहीं तो ये सेपरेट क्वेश्चन है। अगर आप आर की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 6 में तो आपको मिलेगा ये C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर, ये मिलेगा 2n। अच्छा ये ध्यान दीजिए, 2n मतलब ये पूरा ब्रैकेट का फैक्टोरियल है, ठीक है। ये वाली चीज आपको नोटिस करनी है एवरीवन, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल है, मतलब 2 और n बेसिकली एक ब्रैकेट के अंदर है, फिर बाहर फैक्टोरियल, इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये चीज मिलेगी आपको ई पार्ट में जो मैंने बताया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर आपने आर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी है तो ऐसा मिलेगा C0 इंटू C1 प्लस C1 इंटू C2 अप टू, यहाँ पे मिलेगा आपको Cn-1 इंटू Cn, यहाँ पे ये आपको मिलेगा ये वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 से बता सकते हैं, या प्रॉपर्टी नंबर F, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिए। यहाँ पे बेसिकली किया क्या है हमने, यहाँ पे आर की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। यहाँ पे अभी आर की वैल्यू 2 लेंगे तो स्टूडेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 6 में तो हमें मिलेगा ये C0 इंटू C2 प्लस C1 इंटू C3 अप टू Cn माइनस 2 इंटू Cn, ये मिलेगा 2n Cn माइनस 2, ठीक है। ये आपको इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अभी प्लीज मुझे बताइए, आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या 11th में? स्टूडेंट एक बार बता दीजिए। एक्चुअली जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बनते हैं, वो चीज अगर आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन यूजुअली तो एडवांस में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोएफिशिएंट की मैं बात करूँ, उसी के ऊपर क्वेश्चन बन रहे, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। लेकिन ये कब करते हो स्टूडेंट वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऊपर, ये जो H और आगे जो प्रॉपर्टी दिखाऊंगी वो रीजन भी बताने वाली क्यों कर रहे हैं ऐसा हम। उस बैच में एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड रहते हैं, ठीक है। एक तो मेथड यहाँ से जिसे मैं कराने वाली वो डिफरेंशिएशन का है। अदरवाइज स्टूडेंट आपने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में सिग्मा जो नोटेशन रहता है उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ स्टूडेंट 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, ये हमने बार बार लिखा है, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? याद है सबको? दिस इज इक्वल टू C0, यहाँ पे n है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको, बाइनोमियल जो थियरम हमने पढ़ा था, जब n नेचुरल नंबर होता है उसके एक्सपांशन में NC0 NC1 अप टू NCM दिखेगा, ये हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C0 प्लस C1x प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू Cn इंटू एक्स का पावर n। अच्छा स्टूडेंट, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है। अभी क्या होता है स्टूडेंट, आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे, जैसे ये आपको पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो वाले क्वेश्चन को स्टूडेंट हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करके एक्स की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप वो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। वो चीज मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो एच वाला मैंने लिखा है
डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा स्टूडेंट, सबको पता डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन का एक मेथड है, प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। और डेरिवेटिव क्या होता है कोई फंक्शन का? ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता रहता है। अगर देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ y है, वो x के टर्म में लिखा है, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ स्टूडेंट dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है? y में क्या चेंज आ रहा है जब आपने x की वैल्यू में चेंज किया? रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ अगर आपने पढ़ा है तो बताइए, यहाँ पे नहीं पढ़ा तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ा देती हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा डिटेल में तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जब पढ़ेंगे तब बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए सिर्फ याद रखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन है x का पावर n, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x की बात की जाए तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? पढ़ा है तो बताइए, आप नहीं पढ़ा तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, ये मैं क्यों कर रही हूँ? ये इक्वेशन नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये चीज हमें पता है यहाँ से, जब आपको क्वेश्चन में कुछ क्या रहेगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं और उनके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, तो वहां पे आपको उसका आंसर ये जो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करने पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक्स की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी वो भी आपको क्वेश्चन से भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलेगा, देखिए n इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है, c0 का डेरिवेटिव हो गया 0। नेक्स्ट हम आपको मिलेगा c1 प्लस 2c2 इंटू एक्स प्लस 3c3 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू n इंटू cn इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। हो सकता है कोई स्टूडेंट को पूरा बाउंसर जा रहा हो, नहीं समझ में आया, टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि अभी हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे, इसलिए मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ। जब भी हम क्या है डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उस टाइम भी वापस से मैं आपको ये प्रॉपर्टी रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए अभी के लिए, क्योंकि ये चैप्टर में भी आता है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। तो हमें ये मिलेगा स्टूडेंट, ये जो चीज मैंने लिखा है, दोनों साइड को इक्वेशन 1 को हमें डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। देख लीजिए आपने, अगर आपने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट, तो वो वाले केस में क्या मिलेगा आपको, n इंटू 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2 प्लस c3 अप टू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ncn, n फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय cn, और यहाँ पे क्योंकि आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, ये जो अभी मुझे मिला है h वाले पार्ट में, यहाँ पे अगर आप x की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे भी दिखाया मैंने वापस से, अगर आपने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपको इक्वेशन नंबर 9 मिलेगी। ठीक है, देख लीजिए लेफ्ट साइड में मिल जाएगा आपको यहाँ पे n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, जब आपने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, और राइट साइड में यहाँ पे मिलेगा c1 प्लस 2 टाइम्स c2 प्लस 3 टाइम्स c3 अप टू n इंटू cn। स्टूडेंट समझ में आया? जब भी आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुए करते हुए दिख रहे हैं, तो वो आपको इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको ये मेथड दिखा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, अगर आपने एक्स की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट की होती तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको मिलता c1 माइनस 2c2 प्लस c, यहाँ पे c1 माइनस 2 टाइम्स c2 प्लस 3 टाइम्स c3 अप टू लास्ट आप बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाता है 0। 0 कैसे आया, क्योंकि आपने x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करी है। ठीक है, तो n इंटू 0 का पावर n माइनस 1, ये हो गया 0। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में यूज होता है, इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी है, जैसे ये वाला जो है 9, ये 10, ये मैंने एज ए प्रॉपर्टी दिखाया है या इक्वेशन लिख के दिखाई है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी है। ठीक है, एग्जाम में बोल सकते हैं प्रूव दैट c1 प्लस 2 टाइम्स c2 प्लस 3 टाइम्स c3 अप टू ncn इज इक्वल टू n इंटू 2 का पावर n माइनस 1। लेकिन जेई मेंस की बात की जाए तो स्टूडेंट वहां पे तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको जेई मेंस में आता है तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, और ये चीज आपको पता है ये आंसर आया कहाँ से। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? आप चाहे तो इसको दूसरा तरीका जो है सिग्मा के फॉर्म में लिखने का ट्राई कीजिए, उससे से भी आ जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? प्लीज बता दीजिए। दूसरा तरीका जैसे क्या है, ये देखो, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है c1 प्लस 2c2 प्लस 3 टाइम्स c3, ऐसा इसका अगर वैल्यू निकालना है डॉट 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 प्लस ncn, तो आप इसको पहले तो सिग्मा के फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे।
लिखेंगे ना स्टूडेंट? यहाँ पे कैसे लिखेंगे? बेसिकली आप लिखेंगे यहाँ पे CR लिखेंगे और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया R इंटू CR, चेक कीजिए तो यहाँ पे R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है प्लीज बताइए। अगर मैंने R की वैल्यू ले ली 0 से लेके N तक, तो आप बताएंगे पहला टर्म क्या मिलेगा? 0 इंटू C0, तो वो पहली टर्म होगी 0, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपने R की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे नीचे आया C1, तो ऐसा भी करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। आई होप स्टूडेंट ये वाली चीज समझ में आई आपको। नहीं समझ में आई तो भी पूछिए, कर सकते हैं ना। यहाँ पे देख लीजिए आप क्या करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में आई थिंक आपने सीरीज वाले क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, तो आपको चाहिए तो वैसे भी मैं आपको करा सकती हूँ, अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन मेथड यहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। ऐसे भी कराएंगे स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये वाला मेथड समझ में आया कि नहीं सब लोग को? एवरीवन? Yes, ma'am. अच्छा, ये 9 और 10 इक्वेशन मिल गया Yes, स्टूडेंट? ma'am. ओके, और यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 9 और 10 को साथ में स्टूडेंट, तो ये चीज मिलेगा, देख लीजिए C0 प्लस 2C1 प्लस 3 टाइम्स C2 अप टू यहाँ पे n प्लस 1 Cn आपको मिलेगा 2 का पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 11 बोला है। लेकिन ये 9 और 10 को ऐड नहीं किया, यहाँ पे इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 9 बोला यहाँ पे। लेकिन 2 कौन सी है हमारे पास? 2 बेसिकली ये वाली है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इक्वेशन 2 हमारे पास ऐसी है, ये वाला इधर चाहे तो यहाँ पे लिख देते हैं C0 प्लस C1 प्लस C2 सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो हमारे पास होता है स्टूडेंट, ये होता है 2 का पावर n। इन इसको और यहाँ पे इक्वेशन 9 को अगर आप ऐड करते हो तो ये चीज मिलेगा। आप चेक कर लीजिए राइट साइड में 2 का पावर n है, यहाँ पे n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। एक बार दिखा देती हूँ ये वाली चीज, अगर यहाँ से आप 2 का पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा n, तो दिस इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। तो ये मतलब ये जो भी मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ, कोई भी यहाँ पे इक्वेशन को ऐड सब, क्योंकि एग्जाम में कैसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं कुछ यहाँ पे? समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे इक्वेशन 9 मिली, इक्वेशन 2 ये थी, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2 का पावर n। एंड अभी एक क्वेश्चन मैं आपको इंटीग्रेशन का भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट। इंटीग्रेशन आप बोलेंगे मैम कब अप्लाई करना है? जब आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स दिखे। अभी जब मैंने बताया बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, तो आपने डिफरेंशिएशन करके 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर n का जो एक्सपांशन है उसको दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, वो वाला में आप इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार मैं दिखा देती हूँ, स्टूडेंट नहीं आएगा तो फिर कल भी हम डिस्कस करते क्वेश्चन। तो इसमें किसी को डाउट है तो बता दीजिए एक बार। इक्वेशन 11 तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये वाली बात, ये एज ए क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं एज ए प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे पहले लिख देती हूँ जो था, यहाँ पे बार बार हमें यूज हो रहा है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, ठीक है। और ये होता है 1 प्लस, ओके, यहाँ पे 1 बेसिकली यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे C0 प्लस C1x प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट हमारे पास है Cn इंटू एक्स का पावर n, ठीक है। यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, इसके लिए हम इसका एक्सपांशन ऐसा लिख रहे हैं C0 C1 अप टू Cn आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट है स्टूडेंट। यहाँ पे इंटीग्रेशन का स्टूडेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं? इंटीग्रेशन आपका क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पूछूं तो आप बताएंगे मैम 2x होता है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो आप यहाँ पे मुझे आंसर बताएंगे मैम एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, या हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो बेसिकली अगर मैं कोई फंक्शन का डेरिवेटिव आपको बताऊं और उसका फंक्शन क्या है वो आप मुझे इंटीग्रेशन से बता सकते हो। और ये यहाँ पे जो चीज लिखा है स्टूडेंट, ये पूरा हम डिटेल में जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिटेल में बताते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। ये वाली चीज बताइए, पढ़ा है कि नहीं आपने? इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ा है स्टूडेंट? जो यूज होने वाला है वो चीज मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर स्टूडेंट आपको ऐसा कुछ ऐसा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे dx लिखते हैं, ये आपके पास हो जाता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कांस्टेंट दिख रहे हैं,
तो वो वाले केस में जो इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो मैं ये वाला जब हम नेक्स्ट स्टेप जब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट करेंगे तभी भी दिखा सकते हैं आपको। प्लीज बताइए कुछ समझ में आया स्टूडेंट ये वाली चीज? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, ये वाला एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो वापस से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी भी बता देती हूँ। ठीक है, ये वाला कब करेंगे स्टूडेंट? जब इक्वेशन नंबर 1 आपको पता है और जो क्वेश्चन में आपको जिस चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन में, ठीक है, और वहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिख रहा है, नंबर्स दिख रहे हैं, तो वहां पे आप इंटीग्रेशन करके एक्स की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे जो है ये चीज जो मैंने बताया है, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, अगर हम इसको क्या रहता है इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लोअर लिमिट, अच्छा इसका मतलब क्या है, ये देखो ये ब्रैकेट में स्टूडेंट यहाँ पे कुछ लगाया मैंने, जिससे कुछ फंक्शन रहेगा, और यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, यहाँ पे 1, मतलब एक्स की लोअर लिमिट आपको 0 लेनी है और ये जो 1 है वो अपर लिमिट 1। एंड इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, ये जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे। बेसिकली ये इसका मतलब अगर आप ऐसा कुछ दिया रहता है ना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी रहेगी, तो बेसिकली ये फंक्शन यहाँ पे एरिया फाइंड करना होता है। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको 0 लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आए? लेकिन ये कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं वो एक बार मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आए। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है इंटीग्रेशन करके, यहाँ पे सपोज आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब है एक बार एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे मिला 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने से पहले माइनस साइन आता है, तो ये आपके पास हो गया 0। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 1 माइनस 0 मतलब 1 आया। ठीक है स्टूडेंट, ये वैसा क्यों कर रही है, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी आपको, जैसा मैं बता रही हूँ स्टूडेंट, ये वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कुछ प्रॉपर्टीज या जो कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बनते हैं, इसके लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अदरवाइज दूसरे मेथड भी है सोल्व करने के, जो है मैं बताया सिग्मा से, जो सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको सीक्वेंस इन सीरीज आना चाहिए। आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है। प्लीज बताइए, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे एक बार चाहिए तो बाद में करा देती हूँ, लेकिन अभी के लिए अगर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आता है। यहाँ पे अगर आपने इक्वेशन 1 मिला है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे मैंने साथ में क्या बोला, एक्स बिटवीन द लिमिट 0 एंड, मतलब एक्स की लोअर वैल्यू आप 0 ले रहे हैं, अपर वैल्यू की बात की जाए तो 1 ले रहे, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ठीक है, एंड यहाँ पे राइट साइड में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मिल जाएगा C0 इंटू एक्स प्लस C1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 इंटू एक्स का पावर 3 अपॉन 3 प्लस डॉट 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 Cn इंटू एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये कौन सा यूज किया, ये वाला कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास हो जाएगा एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके बाद उन्होंने एक्स की वैल्यू, अपर वैल्यू 1 है, लोअर वैल्यू 0, ये सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके ये आपको इक्वेशन नंबर 12 मिलती है। ऑब्जर्व कर पा रहे कि नहीं स्टूडेंट? देखिए जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे उनके डिनोमिनेटर में आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाले चीज आप इंटीग्रेशन से इजिली निकाल सकते हो। किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो प्लीज बताइए एवरीवन। कुछ समझ में आया स्टूडेंट? नहीं आया होगा तो टेंशन मत लीजिए, जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चैप्टर करेंगे वहां पे मैं आपको ये वाला वापस से रिपीट कराऊंगी, लेकिन अभी के लिए एक बार सिर्फ मैं बताना चाह रही थी, इसके लिए यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कब अप्लाई करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में, जब आपको बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं एडिशन में दिख रहे हैं, लेकिन उनके डिनोमिनेटर में आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो वाले केस में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 के दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्स की कुछ लोअर वैल्यू ले लीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, एंड वाई की यहाँ पे नहीं, वाई नहीं, यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ पे एक्स की लोअर वैल्यू 0 ले रही हूँ, अपर वैल्यू 1 ले रही हूँ। प्लीज बताइए, बेसिकली ऐसा लिखते हैं इसको, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन dx, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0 to 1, ये स्टूडेंट होता है डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, ये जो चीज है ना बेसिकली ये क्या है, इसका मतलब अगर आप ज्योमेट्रिकली की बात की जाए, ये बेसिकली एरिया हो जाता है इस फंक्शन का
और इसका मतलब है आप बोल रहे हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है, तो बाउंडेड जो एरिया आता है ना बेसिकली वो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ये पोर्शन तो 12th का, लेकिन अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन नॉर्मल मेथड से करना है। फिर आप यहाँ पे जो चीज आएगा, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वहाँ पे एक बार x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर माइनस साइन करके x की जो नीचे वाली वैल्यू जो दी है लोअर लिमिट हम इसको बोलते हैं वो सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज मिलेगा स्टूडेंट। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये जो मिली है इक्वेशन नंबर 12 ये मिल गई। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपने लोअर लिमिट ली -1 एंड अपर लिमिट ली 0, तो वो वाले केस में आपको इक्वेशन नंबर 13 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आपको दिख रहा है। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ स्टूडेंट्स? एवरीवन है यहाँ पे कोई? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए। ओके, आज का इतना ही करेंगे स्टूडेंट, कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, प्लीज टेंशन मत लीजिए। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कुछ समझ में नहीं आया, तो जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तभी मैं आपको ये वापस से रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, उसके ऊपर जो अभी पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकेंड में यहाँ पे